हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रियांशी। आज है 19 जुलाई और आज हम इस वीडियो में कल तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस इसे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो आपके ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 20 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं मैंने उन्हें भी इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति और लोकतंत्र के लिए मंडेला के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। आप याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है शांति और लोकतंत्र के लिए। 2026 की थीम क्या थी इसकी? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, यहाँ से आप इसे याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र का। और इसे 1990 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। मतलब इन्हें 1990 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था और इसके बाद उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में योगदान के लिए भारत सम्मान 2026 आपसे पूछा जा रहा है। भारत सम्मान 2026 ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर नंदिनी आजाद, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी या फिर डॉक्टर स्वाति नायक। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत सम्मान 2026 से डॉक्टर नंदिनी आजाद को सम्मानित किया गया है। आप ये फैक्ट याद रखिएगा और इनसे रिलेटेड और भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ये इन्हें क्यों दिया गया है ये सम्मान? तो डॉक्टर नंदिनी आजाद को यह पुरस्कार वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और विशेष रूप से दक्षिण भारत में कामकाजी महिलाओं के सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह वर्किंग वीमेन फोरम WWF और इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वीमेन ICNW की अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नंदिनी आजाद ये वर्किंग वीमेन फोरम और इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क ऑफ वीमेन इनकी क्या रही है? अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सम्मान देश के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख की पूगा घाटी, पूगा वैली में भारत के पहले और सबसे गहरे जुड़वा भूतापीय कुएं जियोथर्मल वेल्स किसने सफलतापूर्वक चालू किए हैं? तो आपसे क्वेश्चन में भूतापीय कुएं यानी जियोथर्मल वेल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि लद्दाख की पूगा घाटी में किसने इसे चालू किया है। तो आपके ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, ONGC एनर्जी सेंटर, IOCL या भेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ONGC एनर्जी सेंटर। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ONGC ने लद्दाख की पूगा में अत्यधिक ठंडे मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत के
पहले कॉमर्शियल जियोथर्मल प्रोजेक्ट, भारत के पहले कॉमर्शियल जियोथर्मल प्रोजेक्ट के कुओं की ड्रिलिंग पूरी तरह कर इसे चालू कर दिया है। ठीक है, किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा लद्दाख के पूगा में इसे चालू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व, यह भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। खासकर लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र जो होते हैं, जहां बिजली की भारी कमी होती है, वहां के क्षेत्रों को क्या होगा? बिजली की प्राप्ति होगी। अब भूतापीय ऊर्जा की बात की जा रही है, तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी के अंदर की गर्मी से बिजली को बनाना क्या कहलाता है? भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। पूगा घाटी भारत का सबसे प्रमुख भूतापीय क्षेत्र है। कभी अगर आपसे पूछता है ऑप्शन में पूगा घाटी कैसा क्षेत्र है, तो ये कैसा? भूतापीय क्षेत्र है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वैश्विक संस्था के सहयोग से भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बायोमेडिकल रिसर्च करियर कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस संस्था के सहयोग से इसने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या लास्ट ऑप्शन है वेलकम ट्रस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलकम ट्रस्ट। ये वेलकम ट्रस्ट संस्था जो है ये कहाँ की है? ये स्थित है कहाँ? ये संस्था कहाँ की है? ये है लंदन की। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च यानी अनुसंधान करने वाले युवा वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप और फंडिंग देना। ठीक है, फंडिंग पार्टनर की बात की जाए तो वेलकम ट्रस्ट यूके, देखो मैंने अभी आपको बताया ना ये कहाँ की संस्था है, तो ये यूके यानी लंदन की है। ये एक बहुत बड़ी चैरिटेबल संस्था है जो मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देती है। भारत की जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी क्या है? इसमें नोडल एजेंसी है। ठीक है, और भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, हैदराबाद, नई दिल्ली या मुंबई। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम लोग नई दिल्ली आंसर लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो भारत 12वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये तेलंगाना में कहाँ हुई है? हैदराबाद में हुई है। इसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बैठक का विषय क्या था? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये विषय था बैठक का। ठीक है, अब अध्यक्षता की बात की जाए तो भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। मैंने इस तरीके से आपके लिए पॉइंट लिखे हैं कि अगर आप मेंस एग्जाम देते हो ना, अगर आपसे उसमें भी ये पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो पॉइंट्स के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे जिसे ब्रिक कहा जाता था, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। फिर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और हाल ही में 2024 में इसमें 5 और सदस्य जोड़े गए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई
और सऊदी अरब। और वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हैं? तो 11, ठीक है ना। इसमें सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 11 सदस्य हैं ब्रिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता मुंजकल पंकजाक्षी, इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये किस दुर्लभ कला की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है कथकली नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, नोकू विद्या कठपुतली या कर्नाटक संगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोकू विद्या कठपुतली। मुंजकल पंकजाक्षी ये किससे संबंधित थे? तो ये नोकू विद्या कठपुतली इस कला से संबंधित थे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि नोकू विद्या क्या है, ठीक है। यह केरल की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये कहाँ की कला है, कठपुतली कला है, तो ये केरल की है। केरल की एक अत्यंत दुर्लभ और पारंपरिक कठपुतली कला है, जिसमें कलाकार अपने होठों और नाक की ऊपरी हिस्से पर लकड़ी की कठपुतलियों को संतुलित करके रखता है और धागों की मदद से कठपुतली को नचाता है। इस कला का संरक्षण पंकजाक्षी अम्मा, इन्हें पंकजाक्षी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पंकजाक्षी अम्मा का पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम क्या था? पंकजाक्षी मुज्जिकल पंकजाक्षी, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो हम क्या देख रहे थे कि कला का संरक्षण पंकजाक्षी अम्मा इस कला को जीवित रखने वाली आखिरी कड़ियों में से एक थी, ठीक है। भारत सरकार ने कला में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया था। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2020 में प्रदान किया गया था। अब केरल की कलाओं की बात कर रहे हैं, तो केरल की अन्य कलाएं भी देख लेते हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कलारी पैटू, ये यहाँ का क्या है? मार्शल आर्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत की वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, इसमें भारत की वायुसेना ने भाग लिया है, तो ये किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ओमान या लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसे आयोजित किया जा रहा है। इसके और फैक्ट देख लेते हैं। यह अभ्यास या एक्सरसाइज 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक हो रही है, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF बेस में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको डेट बता दी गई कि ये एक्सरसाइज 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है, और ये आपसे जगह बता दी गई कि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स में आयोजित की जा रही है, ठीक है। और फैक्ट देख लेते हैं। राफेल का डेब्यू, एक्सरसाइज पिच ब्लैक के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना, उन्नत युद्ध कौशल का अभ्यास करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना, ठीक है। इसके क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों के बीच में, इस देश में जो भी भाग ले रहे हैं, तो भाग लेने वाले देशों के बीच में आपसी समन्वय बढ़ाना, उन्नत युद्ध कौशल का अभ्यास करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऊर्जा देने के लिए किस फ्यूल सेल तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? आपसे यहाँ पे फ्यूल सेल तकनीकी का नाम पूछा जा रहा है कि किस फ्यूल सेल तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, एल्कलाइन फ्यूल सेल या लास्ट ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है। तो ये किसको मिलाकर पैदा करता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, फिर बिजली को पैदा किया जाता है। इनका एकमात्र बायो प्रोडक्ट क्या है? तो पानी और भाप होता है। ठीक है, यानी कि जीरो पॉल्यूशन, मतलब कि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, मतलब शून्य प्रदूषण होता है। ठीक है, भारतीय रेलवे इस साल के अंत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है, जो हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको अभी अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने इसे 18 जुलाई मतलब कि कल की क्लास में ही इसके बारे में बताया था। और साथ में ही अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या देख रहे थे। इसी तरीके से दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये जर्मनी में चली थी। और एशिया की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये चीन में चली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अभी ये भारत में चलने जा रही है, लेकिन दुनिया की सबसे पहली कहाँ चली थी? तो जर्मनी में। और एशिया की सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो चाइना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है ना? तो आपके ऑप्शन है पीथमपुर, धार, शिवपुरी, मक्सी, साजापुर या मंडीदीप, रायसेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवपुरी। कहाँ स्थापित किया जा रहा है इसे? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थापित किया जा रहा है। अदर फैक्ट्स देख लेते हैं हम, क्यों महत्वपूर्ण है ये। यह पूरा कॉम्प्लेक्स रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। किसके तहत बनाया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ठीक है, जहां भारतीय सेनाओं के लिए आधुनिक मिसाइलें और गोला बारूद तैयार किया जाएगा। और साथ में ही रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम शिवपुरी के बारे में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित एक जिला है। मध्य प्रदेश की यह पहली पर्यटन नगरी कहा जाता है। शिवपुरी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी। ठीक है, और यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ जॉर्ज कैंसल भवन स्थित है। ठीक है, और यह तात्या टोपे की समाधि स्थली भी है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? शिवपुरी की। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखना। अब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है ना? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए देती हूँ, पूछती हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।